सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 32, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके रेलवे, एलपी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, आरपीएफ सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या होती है। हमारे पास ऑप्शन है अवयवी जंतुओं में या फिर जो किसमें होती है, तो पेशीय कोशिका में होती है या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है, और लगभग सभी कोशिकाओं में होती है। तो अगर इस क्रिया की बात करें तो ये क्रिया लगभग सभी कोशिकाओं में होती है, सभी सेल्स में होती है। और सेल की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी है 1665 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि नर की अपेक्षा मादाओं को भोजन में आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों होती है? मासिक धर्म के समय आयरन की हानि होती है, उनमें अस्थि मज्जा कम मात्रा में पाया जाता है, रुधिर की मात्रा अधिक होती है और आयरन का अवशोषण करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका आंसर है आपका पहला वाला कि जो भैया मासिक धर्म है उसके समय खून की कमी होती है, आयरन की हानि हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि कशेरुकी वृक्क की आधारीय इकाई क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है यहाँ पर नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन यहाँ पर उसकी इकाई मानी जाती है, यूनिट होती है। और तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होती है। तो ये दोनों नेफ्रॉन और न्यूरॉन कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो इसको कंफ्यूजन पैदा ना करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पुष्पोदित पादपों में निषेचन कैसे उत्पन्न होता है? भ्रूण से होता है, एंडोस्पर्म से होता है, बीजांड से होता है, और फर्स्ट और दोनों से होता है। तो इसका जो आंसर है कि भ्रूण से उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, झील है, समुद्र है, एक्वेरियम है या फिर वन है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात की गई है। तो वो है भैया एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है आर्टिफिशियल है, जो कि मानव द्वारा निर्मित रहता है। बाकी झील, समुद्र, वन प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है कि जंतु विलुप्त होने के कारण क्या है? जंतु का जो विलुप्त होता है तो क्यों होते हैं? परभक्षण के कारण, आवास अपने के कारण या फिर वनीकरण, प्रदूषण के कारण या फिर प्रदूषण के कारण। तो ये हो जाते हैं भैया वनीकरण, प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है कि झिल्ली जैविक जनन संबंधित है किससे? तो झिल्ली जैविक जनन किससे संबंधित है? कोशिका झिल्ली से, केंद्रीय झिल्ली से, कोशिका भित्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये है कोशिका झिल्ली से, सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पर संबंधित है झिल्ली जैविक। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका की कोशिकाएं में केंद्र तथा कोशिका द्रव उपस्थित होता है तथा इसे क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं, द्रुमाशय कहते हैं या फिर तंत्रिकाक्ष कहते हैं? इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और इसकी जो है तंत्रिका तंत्र की जो अगर हम इकाई की बात करें तो न्यूरॉन, क्या न्यूरॉन इसकी इकाई होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि सब्जी संवर्धन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? वेजिटेबल कल्चर से रिलेटेड क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, ओरेलिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर? तो ये कहलाता है भैया ओलेरीकल्चर। क्या कहलाता है? ओरेलिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर जैसा कि आपको पता ही है क्या कहलाता है? बागवानी कहलाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि जब एक चुंबक एक कुंडली में प्रवेशित की जाती है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न पर निर्भर करता है: कुंडली के घेरों पर, कुंडली के प्रतिरोध पर, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर या फिर चुंबक की समीप आने वाली चाल पर। तो ये करती है भैया कुंडली के प्रतिरोध पर। कुंडली का प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कितना है, उस पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि लेंज का नियम क्या होता है? तो लेंज के नियम की अगर हम बात करें तो ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने में। तो ये क्वेश्चन हमने देखिए आई थिंक पिछले पार्ट में ही पढ़ा था कि अगर आपको दिशा निकालना है, ठीक है, अगर किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल की, तो कैसे निकालोगे? तो लेंज का नियम लगा के। और यहाँ पर वो नियम ही पूछ लिया गया है। तो दिशा निकालने के लिए लेंज का नियम उपयोग में आता है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास कि एक पिंड की गति जो समान समय अंतराल में लगभग दूरी तय करती हो कही जाती है: जिगजैग, तीव्र, धीमी या फिर परिवर्ती। तो उसको कहते हैं हम जिगजैग। क्या बोलते हैं? जिगजैग कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि विराम का जड़त्व वह गुण है जिसके कारण पिंड स्वयं परिवर्तित करने में असमर्थ है। केवल विराम अवस्था में, एक समान रेखीय अवस्था में, या केवल गति में, या फिर विराम की स्थायी अवस्था में। तो इसका आंसर है विराम की स्थायी अवस्था में। विराम का जड़त्व जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यूटन जी का पहला नियम है, उसमें क्या बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु रखी है तो वैसी ही रहेगी, ठीक है, और अगर एकदम से कोई आगे चल जाता है, अगर आगे अगर जहां पे रखी है उसका बेस आगे सकता है तो पीछे की तरफ गिरेगा, और ये सब चीज विराम का जड़त्व कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि किस यौगिक में उप सहसंयोजक बंध उपस्थित है। क्या उप सहसंयोजक बंध, कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है यहां पर NH4OH में। अगला प्रश्न है यहां पर कि अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। किसके प्रेजेंस के कारण होती है अस्थायी कठोरता, यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस। तो ये होता है भैया Ca फिर HCO3 होल ट्वाइस। तो इसको आपको बताना है कि इसका केमिकल नेम क्या है। ये एक फॉर्मूला है, आपको इसका नेम जो है कमेंट करके नीचे बताना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करोगे उतना फायदा होगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि Mg में उपस्थित होते हैं क्या, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 या फिर विटामिन B2। तो इसमें जो होता है क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर। तो देखिए CaSO4H2O2, CaSO4 2H2O, या फिर अगर हम बात करें CaSO4H2O और CaSO4 1H2O। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसमें जो होता है CaSO4 और H2O, यानी कि आपका जो होगा थर्ड वाला इसका सही आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, थर्ड वाला सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सम्मोहक द्रव है। ठीक है, सम्मोहक की बात करें तो हाइपोनिक है, केटेकॉल है, ल्यूमिनिल है, या फिर फिनॉइल है, या फिर टिंचर आयोडीन है। तो ये है भैया ल्यूमिनल। क्या है, ल्यूमिनल जो है यहाँ पर सम्मोहक द्रव के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका MP पुलिस SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न है कि शरीर के क्षतिग्रस्त भाग में लगातार रक्त का बहना निम्न की कमी होता है। किस विटामिन की कमी से, अगर आपका हाथ है मान लीजिए और यहाँ पे कट जाता है तो ब्लड बहता ही जाएगा। विटामिन ए की कमी से नहीं, इससे जो है आंखों की मेनली ज्यादा प्रॉब्लम होती है। विटामिन ई नहीं, विटामिन बी नहीं, विटामिन के है क्या, तो जी हाँ, इसका सही आंसर विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और अगर हम बात करें विटामिन के हमारे शरीर में है तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जम जाता, तो इसका आंसर है कि शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता, वहां पर जो हेपेरिन काम करता है। हेपेरिन क्या करता है, हमारे ब्लड को शरीर के अंदर नहीं जमने देता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित से संबंधित है। हरे पौधों की खेती से घरों में सब्जियों की खेती, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर ग्लोबल हरित शैवाल। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पर संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है कहां से, दाएं यानी कि राइट एनल से, बाएं से, या फिर दाएं निलय से, या फिर बाएं निलय से। तो यहाँ पर देखिए चारों यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका आंसर है लेफ्ट यानी कि बाएं एनल से यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, यानी कि शुद्ध रक्त आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो एपिग्लॉस्टिक सीमा निर्धारित करता है किसकी, यूस्टेकियन नालिका की, या फिर ग्लोटिस अथवा कंठ द्वार की, या फिर फेफड़ों की, या अंतः कर्ण की। तो ये करता है भैया ग्लोटिस अथवा कंठ द्वार की। मेनली इस तरीके का होता है, और जब आप खाना खाते हो तो ये ऊपर जो है चिपक जाता है, और कभी कभी ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो खाना जो हम खाते हैं वो हमारे नाक से आ जाता है, चावल दाल पानी नाक से बाहर आ जाता है, वो इसी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय का श्लेष्मीय स्तर है क्या है, मध्य स्तर, अंतः स्तर, अधि स्तर, या फिर अधिचर्म। तो इसका जो आंसर है वो है अंतः स्तर। क्या है, अंतः स्तर जो है आपका गर्भाशय का श्लेष्मीय स्तर कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, हरित लवक, या फिर रिक्तिका। तो अगर हम पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं में जो होते हैं यहाँ पर वो लाइसोसोम नहीं पाए जाते, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जिसको हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। तो ये जो है आपको याद रखना है, लाइसोसोम जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि बाह्य विलयन से शुष्क किशमिश तक जल का विसरण कहलाता है। बाह्य विलयन से शुष्क किशमिश तक जल का विसरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अंतः परासरण। क्या कहलाता है? अंतः परासरण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वसीय ऊतक जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? तंत्रिका ऊतक होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं, या फिर अधिचर्मी ऊतक होते हैं, या संयोजी ऊतक होते हैं। ये किस प्रकार के टिश्यू हैं? तो ये हैं आपके अधिचर्मी टिश्यूज कहलाते हैं, अधिचर्मी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपकी, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। और ये साइंस के क्वेश्चन थे, इसमें कुछ जो है प्रीवियस ईयर पेपर लिए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस के भी साइंस के क्वेश्चन इसमें एडेड है, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर एडेड है। बहुत सारे इसमें जो है बहुत सारे एग्जामों का मिक्सचर है ये क्वेश्चन, और कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।